हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, एचएससी 2023 एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स में चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स की सीरीज हमने स्टार्ट की है। इसके पहले हमने मैथमेटिकल लॉजिक इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम मैट्रिसेस जो स्टेट बोर्ड एग्जाम में हमें 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको 2023 स्टेट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है हमारा जो पेपर है इसमें टोटल 4 सेक्शंस रहते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ऐसे 2 क्वेश्चंस रहते हैं। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक रहता है। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक रहता है। और सेक्शन डी जो है ये क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 34 तक रहता है। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 में हमें टोटल 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पार्ट 1 के ऊपर, पेपर फर्स्ट के ऊपर, और 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पार्ट 2 के ऊपर पूछे जाते हैं। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 जहां टोटल हमें 4 आंसर इन 1 सेंटेंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से 2 पार्ट फर्स्ट के ऊपर और 2 पार्ट 2 के ऊपर। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए रहता है, तो 8 ऑब्जेक्टिव 16 मार्क्स के। और क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चंस आंसर इन 1 सेंटेंस 4 मार्क्स के लिए। तो इस प्रकार से 16 + 4 20 मार्क्स का सेक्शन ए रहता है। उसी प्रकार से सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन हमें 2 मार्क्स का पूछा जाता है। सेक्शन सी में हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जाता है। और सेक्शन डी का हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है। तो जिस प्रकार से पेपर पैटर्न है उसी प्रकार से हम चैप्टर वाइज मतलब अब जैसे मैट्रिसेस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये हम सेक्शन वाइज डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। और देखिए फ्रेंड्स, भरोसा रखिए, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हो तो आपको उस चैप्टर के आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। जैसे अब ये मैट्रिसेस चैप्टर 6 मार्क्स के लिए, तो हम इस वीडियो लेक्चर में जिन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे तो निश्चित रूप से 6 मार्क्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे। और हम इसे सेक्शन वाइज डिस्कस कर रहे हैं। ओके, देखिए सबसे पहले सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ये हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए रहता है। और देखिए फ्रेंड्स, इन प्रकार के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस लिखते समय आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर देना है, ऑप्शन चूज करना है और ऑप्शन के साथ का आंसर लिखना है। आपको क्वेश्चन पूरा लिखना नहीं है और ना ही कहीं पे भी आपको एक्सप्लेनेशन देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये क्वेश्चन 1 आपको दिख रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऑप्शन सी चूज करना चाहिए तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी और ऑप्शन सी के साथ का आंसर। या फिर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी चूज करना चाहिए तो क्वेश्चन 1 उसके साथ ऑप्शन बी और ऑप्शन बी के साथ का आंसर। आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है और ना ही कहीं पे भी आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए, जैसे अब इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, तो इसका सॉल्यूशन फिर हम कहां पे लिखेंगे? तो हमारे आंसर पेपर का जो लास्ट वाला पेज रहता है उसके ऊपर रफ वर्क आपको नोट करना है। जो आंसर पेपर का लास्ट वाला पेज है, रफ वर्क, और यहाँ वहाँ पे पूरे आपको रफ कैलकुलेशंस करने हैं। क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर्स तो डायरेक्टली आप फाइंड नहीं कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन देखा और आंसर आपको पता चला, ऐसा तो नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको आंसर तो फाइंड करना होगा। तो ये आंसर्स हम कहाँ फाइंड करेंगे, इसे कहाँ सॉल्व करेंगे? तो आंसर पेपर का जो लास्ट वाला पेज रहता है उसके ऊपर पेज के ऊपर आपको ऊपर लिखना है रफ वर्क, और वहां पे पूरा रफ कैलकुलेशंस आपको करना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया है। मैट्रिक्स ए है, ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू के आई है। अगर ऐसा है तो हमें के का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, मैं इसका नीचे एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ, लेकिन ये आपको आंसर पेपर में नहीं लिखना है। और देखिए फ्रेंड्स, हमें एक बेसिक प्रॉपर्टी पता है, अगर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए रहता है तो इसके इक्वल टू हम एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए ऐसा भी ले सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। इस प्रकार से रहता है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। इसी प्रॉपर्टी को आपको यूज करना है। देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया है,
a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू के आई दिया है, लेकिन a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या रहता है, ये रहता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। इन शॉर्ट यहाँ पे k मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ a है ना, k मतलब मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट है। तो बस आपको मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ k। तो मैट्रिक्स A हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स A है 1 2 3 4। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो बेसिक प्रॉपर्टी उसको यूज किया है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। अब अगर इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट लेना है मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 2 6, 4 माइनस 6 इट इज -2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू -2 है और डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या है, k है, एंड देयरफॉर k का वैल्यू रहेगा -2। अब ये पूरा कैलकुलेशन आपको कहाँ करना है, आंसर पेपर का जो लास्ट वाला पेज है उसे एज अ रफ वर्क आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन 1 आपको ऑप्शन चूज करना है बी, और बी में आंसर हमारे पास है -2। बस इतना ही आपको लिखना है, ना तो क्वेश्चन आपको पूरा लिखना है, ना ही कहीं पे भी आपको एक्सप्लेनेशन देना है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, इफ द मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है दिस मैट्रिक्स हैज नो इनवर्स, अगर इस मैट्रिक्स को इनवर्स नहीं है तो हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है जो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स रहता है, मतलब जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है वो मैट्रिक्स सिंगुलर रहता है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है, क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी इनवर्स एग्जिस्ट होता है। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहेगा उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 रहेगा, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 रहेगा, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ही इनवर्स एग्जिस्ट होता है। तो सपोज इस मैट्रिक्स को हम A कंसिडर करते हैं, इट विल बी 6 -5 1 4 2 -1 14 -1 k। अब इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट आपको इक्वल टू 0 लेना है। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 6 -5 1 4 2 -1 14 -1 k। ओके, अब इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट हम किस प्रकार से लेते हैं, फर्स्ट रो में से फर्स्ट एलिमेंट को लेना है, उसके रो और कॉलम के एलिमेंट छोड़ देना है, स्किप करना है, इसको स्किप करना है, इसको स्किप करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। 2 इंटू के इट विल बी 2k, -1 इंटू -1 +1, इसको माइनस करना है तो ये 2k -1 होगा। अब सेकंड एलिमेंट लेते समय साइन हमें चेंज करना है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब ये माइनस है तो हमने प्लस लिया, फिर से इसके रो और इसके कॉलम से एलिमेंट को स्किप करो, यू विल गेट हियर 4k + 14, 4k + 14। फिर उसी प्रकार से थर्ड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज नहीं करना है, उसके रो और कॉलम से एलिमेंट स्किप करने हैं। तो अब यहाँ पे आपको मिलेगा -4 -28, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 12k -6। ओके, अगर 5 से 4k को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20k, 5 × 14 इट विल बी 70, ठीक है। -4 -28 -32 इंटू +1 ये हो जाएगा -32, ठीक। अब ये 12k + 20k ये हो जाएगा यहाँ पे 32k। ओके, फिर ये -6 -32 -38 होगा, 70 -38 मतलब यहाँ पे मिलेगा, देखिए आपको +32। तो 32k + 32 इस प्रकार से रहेगा। अब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता, इसका मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ A का वैल्यू होगा 0, क्योंकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A = 0, इसका मतलब 32k + 32 = 0 होगा। मतलब 32k = मिलेगा -32, मतलब k = होगा, ध्यान दीजिए, -32/32, मतलब k का वैल्यू मिलेगा आपको -1। अब ये -1 आंसर आपको चूज करना है। अब ये -1 आंसर ऑप्शन बी में है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी में है k का वैल्यू -1। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है,
आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन नंबर देना है, ऑप्शन चूज करना है और ऑप्शन में जो आंसर दिया है उस आंसर को आपको लिखना है। सिर्फ ऑप्शन लिख के काम नहीं चलेगा, सिर्फ आपने ऑप्शन बी लिखा नहीं, ऑप्शन बी के साथ आपको आंसर लिखना भी बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर देना है, ऑप्शन लिखना है और ऑप्शन के साथ का आंसर आपको लिखना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूरा आपको रिपीट नहीं लिखना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर देना है, ऑप्शन लिखना है और ऑप्शन के साथ का आंसर लिखना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 2 में 1 मार्क्स के हमें 4 क्वेश्चंस दिए रहते हैं और ये आंसर इन 1 सेंटेंस टाइप क्वेश्चंस है और ये 4 क्वेश्चंस कंपलसरी रहते हैं। इसमें से 2 क्वेश्चंस पार्ट 1 के ऊपर और 2 क्वेश्चंस पार्ट 2 के ऊपर हमें पूछे जाते हैं। अब देखिए, इस चैप्टर से, मैट्रिसेस इस चैप्टर से आंसर इन 1 सेंटेंस के क्वेश्चंस किस टाइप के आपको 2023 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लुक हियर, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स है उसके हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब यहाँ पे क्या अपेक्षित है, यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन अपेक्षित नहीं है। जो हम कोफैक्टर्स लिखते हैं, एक्सपेक्टेड क्या है, कैपिटल A11, कैपिटल A12, कैपिटल A21 और कैपिटल A22, इतना लिखना ही यहाँ पे हमसे एक्सपेक्टेड है। इससे ज़्यादा सॉल्यूशन की हम यहाँ हमारे से अपेक्षा नहीं है। ठीक है, तो देखिए कोफैक्टर जो रहेंगे, कोफैक्टर चाहे तो आप एक लाइन में लिख सकते हो या फिर A11, A12, A21 और A22, आप इसे ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्या करना है, A11, देखिए वैसे अगर एडजॉइंट हम लेते हैं इसका, तो एडजॉइंट लेते समय हम क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करते हैं, पता है ना हमें। और ये ट्रांसपोज लिए बात का है। अब फिलहाल अगर हमने इसका ट्रांसपोज नहीं लिया तो ये इस प्रकार से मिलेगा 4 3 -2 1, मतलब A11 का वैल्यू 4 रहेगा कोफैक्टर का, फिर A12 का वैल्यू 3 रहेगा, A21 का वैल्यू -2 रहेगा और A22 का वैल्यू 1 रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका ट्रांसपोज लिए बाद हमें ये मिलता है ना, इसका जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें ये मिलता है और ये रहता है हमारा एडजॉइंट। ये क्या है, ये है एडजॉइंट, पता है ना आपको। अगर ये मैट्रिक्स हमने ए लिया तो ये एडजॉइंट ऑफ ए है। हम एडजॉइंट ऑफ ए किस प्रकार से लेते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज करते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया तो 4 - 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज किए तो 3 - 2। लेकिन ये कब है, इसका ट्रांसपोज लिए बाद है। तो बेसिकली ये मैट्रिक्स रहेगा, तो ये रहेगा A11, ये रहेगा A12, ये रहेगा A21 और ये रहेगा A22। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। इतना एक्सपेक्टेड यहाँ पे, चाहे तो आप इसको एक रो में लिख सकते हो या फिर मैंने इसको वर्टिकली लिखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स पूछा गया है और देखिए फ्रेंड्स, इसका इनवर्स फाइंड करते समय आप A इनवर्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ, आप क्या ले सकते हो, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है ना, ये फॉर्मूला भी यहाँ पे अपेक्षित नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ A इनवर्स लिखना है। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A आप ओरली भी यहाँ पे बता सकते हो, 1 × 3 3, 2 × 2 4, 3 - 4 इट विल बी -1, मतलब 1 अपॉन -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं। चाहे तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 1 अपॉन -1 मतलब -1, उस माइनस से अगर हर एक एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें -3, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2 और यहाँ पे रहेगा -1। यहाँ पे अपेक्षित क्या है, बस इतना ही है, इसका इनवर्स लिखना। चाहे तो आप इसको ये लिख सकते हो या फिर ये लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जनरली क्या होता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही लिखते हैं तो हमारा आंसर यही रहेगा। और ये ओरली भी आप कर सकते हो, अगर आपने ये और इसके बाद ये लिखा तो भी उसको लिखने के लिए ज़्यादा तो कुछ समय नहीं लगेगा। लेकिन बेसिकली आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है, A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो 1 मार्क के लिए सिर्फ इतना ही अपेक्षित है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 मार्क मतलब, चाहे तो आपने ये फॉर्मूला लिखा, क्योंकि आप विदाउट फॉर्मूला तो नहीं लिख सकते हो। 1 मार्क मतलब यहाँ पे आधा मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, या तो 0 मार्क मिलेगा या फिर 1 मार्क मिलेगा, क्योंकि हाफ मार्किंग का स्कीम मैथमेटिक्स में नहीं है। तो हमेशा सॉल्यूशन लिखते समय आपको ये बात दिमाग में रखनी है
कि आधा मार्क्स हमें कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मतलब अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो थोड़ी सी भी गलती होती है तो 0 मार्क्स ही मिलेगा, सही है, तो 1 मार्क मिलेगा। थोड़ी सी गलती, स्लाइटली अगर आपकी कुछ गलती हो, आपसे कुछ चूक हो जाती है तो आपको वहां पे 0 ही मार्क्स मिलेगा, आपको वहां पे 1 मार्क नहीं, आधा मार्क नहीं मिलेगा, या तो 0 मिल सकता है या फिर 1 मिल सकता है। तो हमेशा मैथमेटिक्स में सॉल्यूशंस लिखते समय इस बात को आपको माइंड में रखना है, दिमाग में पक्का रखना है कि सॉल्यूशंस हमें एररलेस यहां पे लिखना है, ठीक है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन बी में टोटल हमें 12 क्वेश्चंस दिए रहते हैं और उनमें से 8 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। ये जो 12 क्वेश्चंस है इनमें से 6 क्वेश्चन पेपर मतलब पार्ट फर्स्ट के ऊपर और 6 क्वेश्चंस पार्ट सेकंड के ऊपर पूछे जाते हैं। ईच क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स और इसका जो नंबरिंग है ये क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन नंबर 14 तक ये क्वेश्चंस रहते हैं। 3 से लेकर 14 तक टोटल 12 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे। वैसे 14 - 3 तो 11 आता है सब्सट्रैक्शन, लेकिन ये एक्चुअली अगर आप काउंट करोगे 3 से लेकर 14 तक तो ये 12 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें से 6 क्वेश्चंस पार्ट फर्स्ट के ऊपर, 6 क्वेश्चंस पार्ट सेकंड के ऊपर। अब 2 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे मैट्रिसेस चैप्टर के ऊपर सेक्शन बी में, तो उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करते हैं। लुक हियर, यहाँ पे क्वेश्चन पहला हमने लिया है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इस मैट्रिक्स को A = कंसिडर करते हैं 2 - 3 3 5। अब एडजॉइंट फाइंड करना है मतलब कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला हमें पता है, Aij का जो फॉर्मूला रहता है Aij = -1 + j × Mij, ये पता है हमें। तो ये हो जाएगा -1 + 1 + 1 × M11 इस प्रकार से, मतलब -1 = 2। M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है तो ये मिलेगा आपको 5। फर्स्ट रो को स्किप किया, फर्स्ट कॉलम, देखिए ये 1 मतलब फर्स्ट रो को स्किप करना है, फर्स्ट पहला रो के लिए दूसरा कॉलम के लिए, फर्स्ट रो को स्किप करना है, फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है। तो -1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 मिलेगा, 1 × 5 इट विल बी 5। ये रहा कोफैक्टर फर्स्ट एलिमेंट का, स्मॉल a11 का कोफैक्टर कैपिटल A11। अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर लेना है मतलब A12 लेना है। फॉर्मूला यही यूज करना है, -1 = 1 + 2 और साथ में लेना है उसका माइनर मतलब M12। -1 का पावर यहाँ पे रहेगा 3। देखिए फ्रेंड्स, -1 का पावर जब इवन नंबर आता है तो आंसर +1 लेना है, -1 का पावर जब ऑड नंबर आता है तो आंसर -1 लेना है। अब हमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को स्किप करना है। फर्स्ट रो को स्किप किया, सेकंड कॉलम को स्किप किया तो हमारे पास 3 रहेगा। -1 का क्यूब मतलब -1, -1 × 3 मतलब ये रहेगा -3। ओके, अब लेना है हमें A21, फिर से -1 = 2 + 1 साथ में लेना है आपको M21 मतलब -1 का पावर 3 रहेगा। M21 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करना है तो ये रहेगा, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे -3, तो ये हो जाएगा -1 × -3, -1 × -3 मतलब +3। अब लेना है हमें A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम को स्किप करना है, -1 = 2 + 2 M22 मतलब -1 = 4। फर्स्ट रो सॉरी सेकंड रो और सेकंड कॉलम को स्किप करना है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हमने स्किप किया तो हमारे पास रहेगा 2। -1 = 4 मतलब -1, -1 × 2 मतलब -2। तो अब हमें लिखना है एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A रहता है A11, A12, फिर यहाँ पे A21, यहाँ पे A22 और उसका ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो अब यहाँ हम एलिमेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, 5 -3 3 और 2 और इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। इसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो इट विल बी 5। हमें क्या करना है, इस रो को कॉलम में लिखना है, 5 - 3 3 2, तो ये रहा इसका ट्रांसपोज। और इसका ट्रांसपोज वैसे तो हम ओरली भी बता सकते हैं, इसका एडजॉइंट सॉरी इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट किस प्रकार से रहेगा, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट के साइन चेंज करना है। देखिए डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज हो चुके हैं, 2 5 था तो 5 2 मिला है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज हो चुके हैं, -3 3 इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये रहता है इसका एडजॉइंट। इसका एडजॉइंट हम ओरली बता सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, A 1 = 1/det of A × adjoint of A।
सबसे पहले हम इसका मैट्रिक्स ए कंसिडर करते हैं। इट विल बी 1 2 2 -1, ए इक्वल्स टू हमने मैट्रिक्स लिया। फिर यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 2 -1, तो इट विल बी -1 -4, -1 -4 मतलब -3, एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, सॉरी -1 -4 इट इज -5। मैं -1 + 4 -1 + 4 सॉरी मैंने 1 -4 ऐसा समझ लिया। -1 -4 इट विल बी -5, -5 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट -1, इन दोनों का प्रोडक्ट 4, -1 -4 -5 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब ये 0 नहीं है, इसका मतलब क्या, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है बिकॉज इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट होता है। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए आप अब यहाँ पे डायरेक्टली भी ले सकते हो। एडजॉइंट ऑफ ए क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं। -1 -2 -2 1 डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने, ये हुआ आपका एडजॉइंट। अब आपको फॉर्मूला यूज करना है, A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। इसका मतलब A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इट विल बी -5, एडजॉइंट ऑफ A इज -1 -2 -2 1। अब चाहे तो इस बाहर के माइनस साइन से अंदर के हर एक एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। माइनस से -1 को मल्टीप्लाई किया 1 मिलेगा, माइनस से -2 को मल्टीप्लाई किया +2 मिलेगा, माइनस से -2 को मल्टीप्लाई किया +2 मिलेगा, इस माइनस से 1 को मल्टीप्लाई किया इट विल बी -1। ठीक है ना, अब हमारा आंसर सही है या नहीं हम चेक करेंगे। बहुत सिंपल है, उसके फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको 5 मिलेगा क्योंकि बाहर 1/5 है। 1/5 इंटू 5 आंसर 1 मिलेगा। देखिए 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1, इस 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4। देखिए क्या करना है आपको, 1 2 2 -1 से इसको मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स को 1 2 2 -1 को। ठीक है ना, तो सिंपल। अब ये सभी मल्टीप्लिकेशन लेने की जरूरत नहीं, इसके फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखना है। 5 आंसर मिलना चाहिए क्योंकि बाहर 1/5 है, 1/5 इंटू 5 1। फिर इसके सेकंड रो से इसके सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखना है। अगर उन दोनों का प्रोडक्ट हमें 5 मिला, बाहर 1/5 इंटू 5 इट विल बी 1। सफिशिएंट है सिर्फ 2 एलिमेंट को चेक करना, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को, सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखना है। 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1 होगा, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4 मिलेगा, 1 + 4 मतलब 5 मिलेगा, बाहर 1/5 है, 1/5 इंटू 5 यू विल गेट 1। ठीक है ना, फिर उसी प्रकार से सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया 4, -1 से -1 को मल्टीप्लाई किया +1, 4 + 1 = 5, बाहर 1/5 है, इसका मतलब आंसर 1 मिलेगा। चाहे तो आप पूरा का पूरा प्रोडक्ट भी लेके देख सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। देखिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया 1 + 4, फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया 2 - 2, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया 2 × 2 2 -1 इंटू 2 -2, सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया 2 × 2 4 -1 इंटू -1 +1, तो 1/5 यहाँ पे 5 0 0 5 इस प्रकार से मिलेगा। 1/5 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया यू विल गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और हमें बेसिक प्रॉपर्टी पता है, देखिए फ्रेंड्स, A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू हमें मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स I, मिलना ही चाहिए और यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब हमने जो इनवर्स यहाँ पे फाइंड किया ये इनवर्स हमारा सही है। एक्चुअली A इंटू A इनवर्स इक्वल्स टू I रहता है, या फिर A इनवर्स इंटू A इक्वल्स टू भी I मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। अब इस मैट्रिक्स से अगर आपने उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो देखिए आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। इसका मतलब हमने यहाँ पे जो इनवर्स फाइंड किया ये इनवर्स हमारा सही है। ठीक है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये सिर्फ मैंने वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे देखा। ये रफ में करना है आपको, ठीक है ना, ये आंसर पेपर में सॉल्यूशन के साथ नहीं करना, ये रफ वर्क है। और हम रफ वर्क कहाँ पे करेंगे, आंसर पेपर का जो लास्ट वाला पेज है वहां पे हम रफ वर्क करेंगे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 मार्क्स के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए बी। यहां पे हमें मैट्रिक्स से 2/3 का दिया है और मैट्रिक्स भी 3/2 का है। अगर ऐसा है तो हमें ए बी फाइंड करना है, और ये जो ए बी है इस ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट होता है या नहीं, एग्जामाइन वेदर ए बी हैज इनवर्स और नॉट। तो इसका मतलब ये जो ए बी है इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा। अगर ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है
मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब डिटरमिनेंट अगर 0 होता है तो यहाँ पे इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम मैट्रिक्स ए बी फाइंड करते हैं। इसका मतलब मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करना है। नाउ मैट्रिक्स ए इज 1 2 3 -1 -2 -3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 -1 1 2 1 -2 से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पहला मैट्रिक्स है इसके ऑर्डर 2/3 है, इसके ऑर्डर 2/3 है, इसके ऑर्डर 3/2 है। इसका मतलब आने वाला जो ये ए बी मैट्रिक्स होगा, इस ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगा हमें 2/2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। क्योंकि क्या होता है देखिए, हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब ले सकते हैं, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं। और फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स ये डिटरमाइन करता है आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर। ओके, अब देखिए यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिलेगा, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 रहेगा, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा। अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं 1 × -1 -1। जब भी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स के रो से सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। हमने फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, अब फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं 1 × -1 -1, 2 × 2 इट विल बी 4, 3 × -2 इट इज -6। अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं -1 × 1 -1, -2 × 1 -2, -3 × 1 -3। सेकंड रो से हमने फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया। अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं -1 × -1 +1, 1 × -2 -4, -3 × -2 ये हो जाएगा +6। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैट्रिक्स ए बी अब हमें क्या मिलेगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, -1 + 4 3, 3 - 6 -3, -1 - 2 -3, -3 -6, 1 - 4 इट इज -3, -3 + 6 इट इज +3। ठीक है ना, देखिए इन तीनों का सम 6 मिला है, -1 + 4 3, 3 - 6 यहाँ पे -3 मिला है, -1 - 2 -3 -3 -6, 1 - 4 इट इज -3, -3 + 6 +3 हो जाएगा। ओके, अब ये जो मैट्रिक्स हमने मैट्रिक्स ए बी फाइंड किया, अब इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ 6 - 3 - 6 3। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। 6 × 3 इट इज़ 18, -6 × -3 +18 उसको माइनस करना है, 18 - 18 = 0। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी हमें 0 मिल रहा है। इसका मतलब देयरफॉर ए बी वेदर ए बी एज इनवर्स, तो अब यहाँ पे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर नॉन सिंगुलर रहता तो इनवर्स रहता। देयरफॉर ए बी हैज़ नो इनवर्स, ए बी को इनवर्स नहीं रहेगा। वाई? बिकॉज इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैट्रिक्स ए हमारे पास जो है ऑर्डर 2/2 का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बी भी ऑर्डर 2/2 का मैट्रिक्स है। हमें AX = B दिया है, नेक्स्ट जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और मैट्रिक्स X हमें फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम मैट्रिक्स ए यहाँ पे कंसिडर करते हैं 1 2 -1 3, और अगर इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो इसका डिटर्मिनेंट हमें मिलता है डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 -1 3। इसका डिटर्मिनेंट रहेगा 3 × 1 3, -1 × 2 -2, -2 3 + 2 दिस इज इक्वल्स टू 5 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या, देयरफॉर ए हैज़ इनवर्स, या फिर ए इनवर्स एग्जिस्ट, हम ऐसा भी कह सकते हैं, ए इनवर्स एग्जिस्ट। वाई? बिकॉज इसका डिटर्मिनेंट हमें नॉन जीरो मिल रहा है, मतलब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमें AX = B दिया, इट इज़ गिवन। ठीक है ना, ये हमें प्रॉब्लम में दिया गया है। अगर हम दोनों साइड को प्री मल्टीप्लाइंग, ध्यान दीजिए, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स, लेफ्ट से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इधर के साइड से तो ये प्री मल्टीप्लिकेशन, अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हो तो पोस्ट, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्री मल्टीप्लिकेशन। नाउ A इनवर्स इंटू A इंटू X = A इनवर्स B। हमें पता है A इनवर्स इंटू A I रहता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I इंटू X = A इनवर्स B। वाई? सिंस A इनवर्स इंटू A का वैल्यू रहता है I। अब देखिए I इंटू X मतलब ये सिंपली X रहेगा,
यक्स इक्वल्स टू होगा ए इनवर्स बी और इसे कहेंगे हम फर्स्ट। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमने ए इनवर्स फाइंड किया और ए इनवर्स इंटू बी लिया तो मैट्रिक्स मिलेगा हमें एक्स, है ना। तो जो मैट्रिक्स एक्स हमें फाइंड करना है, हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे, ए इनवर्स और बी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट में और इसको यूज करके फिर हम एक्स यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये ए इनवर्स किस प्रकार से फाइंड करेंगे, ए इनवर्स इक्वल्स टू रहेगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला है। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब 1/5, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 5 है। एडजॉइंट ऑफ ए हम किस प्रकार से लेते हैं, हमें डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं। मतलब यहाँ पे 3 1 रहेगा, हमने डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज किया। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे -1 की जगह +1 और 2 की जगह मिलेगा हमें -2। तो ये है यहाँ का ए इनवर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पुट ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में ए इनवर्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं और बी को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा, x इक्वल्स टू 1/5, फिर यहाँ पे रहेगा 3 - 2 1 1। देखिए हमने ए इनवर्स सब्स्टिट्यूट किया। अब मैट्रिक्स बी लेते हैं, मैट्रिक्स बी 0 1 2 4, ये मैट्रिक्स बी है, ठीक है ना। अब हमें फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 0 यहाँ पे 0 मिलेगा, -2 × 2 इट विल बी -4। अब उसी प्रकार से फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 1 इज 3, -2 × 4 इज -8। अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 0 0, 1 × 2 इट इज 2, ओके। फिर अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 1 1, 1 × 4 4, इस प्रकार से रहेगा, ओके। तो देखिए अब x इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, 1/5 -4 -5 0 + 2 2 1 + 4 5। तो ये मिलेगा x इज 1/5 -4 -5 2 5। चाहे तो आप इस 1/5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो हर एक एलिमेंट को, तो आपको मिलेगा -4/5, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ रहेगा 2/5, यहाँ पे फिर से 1 मिलेगा। इस प्रकार से भी आप मैट्रिक्स एक्स को लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें मैट्रिक्स ए दिया था, मैट्रिक्स बी दिया था और यहाँ पे हमें मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना था। कंडीशन हमें यहाँ पे दी गई थी ए एक्स इक्वल्स टू बी। इस कंडीशन को यूज करके हमने यहाँ पे मैट्रिक्स एक्स को फाइंड किया है, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन मेथड यूज करके इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका मैट्रिक्स फॉर्म लेते हैं। अब इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या रहेगा, नाउ द मैट्रिक्स फॉर्म इज, इन इक्वेशन का जो मैट्रिक्स फॉर्म है ये रहेगा ए एक्स इक्वल्स टू बी। व्हाट इज ए मतलब x और y के कोएफिशिएंट्स मैट्रिक्स ए में। अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट -1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4 है, y का कोएफिशिएंट 1 है। अब यहाँ कॉलम मैट्रिक्स लेना है हमें एक्स वाई। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब मैट्रिक्स बी मतलब कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स रहेगा 1 6, ठीक है। रिडक्शन मेथड यूज करना है, इसका मतलब ये डायगोनल के नीचे जितने एलिमेंट है उनको हमें कन्वर्ट करना है 0 में, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक ही एलिमेंट है डायगोनल के नीचे 4, उसे हम कन्वर्ट करेंगे 0 में। अब इसे 0 में कन्वर्ट करने के लिए चेंज हमें सेकंड रो में करना है, R2 में हमें चेंज करना है। और R2 में चेंज किस प्रकार का रहेगा, अगर हम R2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और R1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों का अगर सब्सट्रैक्शन लेते हैं तो निश्चित रूप से ये एलिमेंट 0 में कन्वर्ट होगा। अब देखिए फर्स्ट रो में किसी भी प्रकार का चेंज हमें नहीं करना है, तो फर्स्ट रो हम यहाँ पे एज इट इज़ लिखेंगे 3 - 1, फिर ये कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई एज इट इज़ लिखेंगे और फिर यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे क्योंकि फर्स्ट रो में हमें चेंज नहीं करना है। अब सेकंड रो में किस प्रकार का चेंज करना है, इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इसे 4 से मल्टीप्लाई करके दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है। इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 मिलेगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो 12 मिलेगा, 12 - 12 0 रहेगा। इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 रहेगा, इसे 4 से मल्टीप्लाई किया तो -4 रहेगा। 3 - -4 मतलब 3 + 4 होगा और 3 + 4 का आंसर हमें 7 मिलेगा। अब उसी प्रकार से इसे अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 18, इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मिलेगा, 18 - 4 ये हो जाएगा 14। देखिए बहुत सिंपल है, सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करना है
फर्स्ट रो को 4 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है, ठीक है। अब हमने इस मैट्रिक्स को, ध्यान दीजिए, इसको हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, मतलब डायगोनल के नीचे एलिमेंट, हम नीचे वाले जितने एलिमेंट थे एक ही था, उसको 0 में कन्वर्ट किया। अब हम इसका प्रोडक्ट लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 3 इंटू एक्स हमें 3x मिलेगा, -1 इंटू वाई माइनस वाई रहेगा, 0 इंटू एक्स ये 0 हो जाएगा, 7 इंटू वाई मतलब 7y होगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 114। अब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है, देन बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रहने चाहिए, ठीक है ना। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, चाहे तो इसे हम कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर हमारे पास 7y इक्वल्स टू 14 है, इसका मतलब y इक्वल्स टू 14/7 मतलब 2 मिलेगा, y का वैल्यू रहेगा 2। अब इस y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको अगर हमने इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया तो क्या मिलेगा, y का वैल्यू हमें 2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 4 होगा, सॉरी 14 रहेगा, नहीं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 ही है, सॉरी इक्वल्स टू 1 ही रहेगा। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, y का वैल्यू हमने 2 सब्स्टिट्यूट किया। नाउ 3x इक्वल्स टू रहेगा 1 प्लस 2, इसका मतलब 3x इक्वल्स टू 3, मतलब x इक्वल्स टू रहेगा 1। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें x का वैल्यू 1 मिला है, y का वैल्यू 2 है, और मेथड हमने यूज़ किया है रिडक्शन। अब ये हमारा आंसर सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं। इन दोनों वैल्यूज़ ने इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। अगर ये सेटिस्फाई करते हैं तो हमारा आंसर सही है। सपोज x का वैल्यू अगर हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो ये 3 होगा, y का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो ये 2 होगा, 3 माइनस 2 हमें मिलेगा 1। इसका मतलब ये दोनों भी वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है क्या, ये देखेंगे। x का वैल्यू अगर हम 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 4 इंटू 1 4 होगा, y का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 4 प्लस 2 हमें 6 मिलेगा। मतलब ये दोनों भी वैल्यूज इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब हमने जो आंसर यहाँ पे फाइंड किया ये आंसर हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन 2 प्रकार के होते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब डायगोनल के नीचे के जितने एलिमेंट्स हैं वो 0 में कन्वर्ट करने होंगे, लाइक दिस जो हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू लेते हैं। मैट्रिक्स ए इज 1 2 3 4। अब इस 3 को हमें 0 में कन्वर्ट करना है। हमें देखिए सेकंड रो में यहाँ पे चेंज लेना है, और किस प्रकार का चेंज लेंगे हम, R2 माइनस 3R1 लेते हैं, तो निश्चित रूप से 3 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगा, फर्स्ट रो में हमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं करना है। सेकंड रो में किस प्रकार का चेंज करना है, इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है, तो 3 माइनस 3 0 होगा। इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6। 4 में से 6 को माइनस करते हैं तो ये हमें मिलेगा -2। अब ये जो मैट्रिक्स हमें मिला है, इट इज़ एन किस प्रकार का मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है, यहाँ पे हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ किया है। चाहे तो हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज़ कर सकते हैं, इस फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड कॉलम लेके इस 3 को 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन, इसका मतलब चाहे तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। हो सकता है ये 1 मार्क के लिए भी आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट इसका आंसर है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक टोटल हमें 12 क्वेश्चंस दिए रहते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स रहते हैं। तो इस 12 क्वेश्चन में से, इस 12 क्वेश्चन में से हमें 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं। अब ये टोटल जो 12 क्वेश्चन है, इसमें 6 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट के ऊपर और 6 क्वेश्चंस पेपर सेकंड के ऊपर पूछे जाते हैं। 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने मतलब 8 3 जा 24 मार्क्स के लिए हमारे पास सेक्शन सी रहेगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन उसका, ये है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ रिडक्शन। मेथड ऑफ रिडक्शन यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए इन इक्वेशन का जो मैट्रिक्स फॉर्म है, नाउ द मैट्रिक्स फॉर्म इज, इसका मैट्रिक्स फॉर्म रहेगा, ध्यान दीजिए, AX इक्वल्स टू B। मैट्रिक्स A मतलब x y z के कोएफिशिएंट्स,
यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट -1 है, z का कोएफिशिएंट 1 है। सेकंड रो में x का कोएफिशिएंट 1 है, 2 y का कोएफिशिएंट 2 है, z का कोएफिशिएंट 3 है। थर्ड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट 1 है और z का कोएफिशिएंट -4 है। फिर यहाँ पे x y z इस प्रकार से कॉलम मैट्रिक्स रहेगा और मैट्रिक्स भी है 1 8 1, मतलब ये भी कॉलम मैट्रिक्स लेकिन ये कांस्टेंट टर्म का रहेगा। देखिए फ्रेंड, जब हमें मेथड ऑफ रिडक्शन यूज करना रहता है, मेथड ऑफ इन्वर्जन और मेथड ऑफ रिडक्शन, ऐसे दो मेथड्स है इस चैप्टर में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये ध्यान में लेना होगा कि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स है ये हमेशा हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए, जो कांस्टेंट टर्म्स है, तब जाके हम मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे इसका। ओके, अब रिडक्शन मेथड यूज करना है, इसका मतलब ये जो डायगोनल है 2 2 -4, इसके नीचे के जो एलिमेंट्स है 1 3 1, इसे हमें जीरो में कन्वर्ट करना है। और देखिए फ्रेंड्स, इसे जीरो में कन्वर्ट करना है मतलब ये मैट्रिक्स हो जाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इन शॉर्ट, इस मैट्रिक्स को सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमें कन्वर्ट करना है। तो अब इस 1 की जगह हमें 0 चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं R2 के लिए चेंज ले रहा हूँ। किस प्रकार का चेंज? हम क्या करेंगे, सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से फर्स्ट रो को माइनस करेंगे। यहाँ पे मैं 2 डॉट दे रहा हूँ, आप एरो यूज करोगे तो भी चलेगा। नाउ 2R2 - R1 इस प्रकार से ले रहे हैं हम। सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से फर्स्ट रो को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। अब उसी प्रकार से थर्ड रो में चेंज हमें करना है, ये भी साथ में ही चेंज लेते हैं। हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो सेकंड रो है, ये जो थर्ड रो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, मतलब ये मिलेगा 2R3, ठीक है। और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मतलब 3R1, और इन दोनों का अगर हम सब्सट्रैक्शन लेते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे आपको 0 मिलेगा। अब चेंज हमें फर्स्ट और, ध्यान दीजिए, चेंज हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रो में लेना है। ओके, तो अब चेंज क्या मिलेगा, फर्स्ट रो हमारी एज इट इज रहेगी 2 -1 1, फिर ये कॉलम मैट्रिक्स एज इट इज रहेगा x y z, और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज रहेगा 1, ठीक है। अगर इसे हम, ध्यान दीजिए, इसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 2 - 2 हमें 0 मिलेगा। इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 हो जाएगा, और -1 उसमें से माइनस करते हैं, 4 - -1 मतलब 4 + 1, ये 5 हो जाएगा। इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 मिलेगा, इसमें से इस रो को माइनस करते हैं तो 6 - 1, ये भी यहाँ पे हमें 5 मिलेगा। अब उसी प्रकार से इसे अगर हम, देखिए, इसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 होगा, उसमें से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमें 15, ठीक है ना। हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, हम सेकंड रो को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें से फर्स्ट रो को माइनस कर रहे हैं। अब उसी प्रकार से थर्ड रो में चेंज किस प्रकार का लेना है, इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से, इसे मल्टीप्लाई करना है 3 से, दोनों का सब्सट्रैक्शन, 3 2 6, 2 3 6, 6 - 6, ये हो जाएगा 0। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 होगा, 2 - -3 मतलब 2 + 3, 2 + 3 यहाँ पे मिलेगा हमें 5, ठीक है ना। उसके बाद फिर से इसे क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है, -4 × 2 -8 -3, इट विल बी -11, -8 -3 -11, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पे चेंज लेना है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 - 3 मतलब ये मिलेगा हमें यहाँ पे -1। बहुत ही सिंपल ऑपरेशन हमने लिया है। अब इस 5 की जगह हमें चाहिए 0। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसके साथ कंपलसरी आपको सेकंड रो ही लेना होगा। अगर आप फर्स्ट रो को लेना चाहोगे तो यहाँ का एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा, ये हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो अब हम ऑपरेशन क्या यूज़ करेंगे, हमें थर्ड रो में चेंज लेना है। हम क्या करेंगे, R3 - R2 लेते हैं, ठीक है ना। अगर R3 - R2 लिया तो देखिए, फर्स्ट रो एज इट इज़ 2 - 1 1, सेकेंड रो भी एज इट इज़ 0 5 5, ठीक है। चेंज हमें सिर्फ थर्ड रो में करना है, x y z एंड हियर ऑल्सो 1 15, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए 5 में से 0 में से 0 को माइनस करते हैं तो 0 ही होगा, 5 में से 5 को माइनस करते हैं तो 0 मिलेगा, -1 में से 5 को माइनस करते हैं तो -1 - 5 इट विल बी -11 - 5 इट विल बी -16, -11 में से 5 को हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, -11 - 5 -16। अब उसी प्रकार से देखिए,
इसमें से इसे माइनस करना है, -1 -15, इट विल बी -16। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, इसका मतलब डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स हमने जीरो में कन्वर्ट किए। अब देखिए, अगर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2x - y + z, ठीक है ना, 2x - y + z। सेकेंड रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y + 5z, 5y + 5z। थर्ड रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो -16z, ये होगा -16z इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, 115 -16। अब फर्स्ट देखिए, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इन दो मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल रहेंगे। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ध्यान दीजिए, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या मिलेगा हमें, 2x - y + z = 1, इसे कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। फिर उसी प्रकार से 5y + 5z = 15, इसे कहेंगे इक्वेशन सेकंड। और फिर -16z = मिलेगा -16 एंड देयरफॉर z = 1 हो जाएगा, -16 अपॉन -16 इट विल बी 1। ये z का वैल्यू 1 हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट z = 1 इन इक्वेशन सेकंड। अगर हम इसे इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करते तो क्या हो जाएगा, 5y + 5 × 1 5 एंड दिस इज इक्वल्स टू 15। इसका मतलब 5y = 15 - 5 10, मतलब y = हमें मिलेगा 2। ओके, अब ये दोनों भी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट, ध्यान दीजिए, y = 2, z = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इसे इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते तो इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा, देखिए 2x, ओके, y की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करना है तो -2, z की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करना है तो +1 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा 2x - 2 - 1, इट विल बी -1 = 1। फिर ये 2x = 2 होगा, क्योंकि ये -1 उधर गए बाद +1 हो जाएगा, 1 + 1 2 मिलेगा, इसका मतलब x = रहेगा 1। x का वैल्यू क्या है, 1 है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 1 हमें यहाँ पे मिला है। अब ये हमारा आंसर सही है या नहीं हम चेक करेंगे। x = 1 है, y = 2 है और z = हमारे पास 1 है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन तीनों वैल्यूज़ को तीनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। अगर ये तीनों वैल्यूज़ 3 इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो हमारा आंसर सही है। x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 हो जाएगा, y का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2 - 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस z का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे आंसर हमें 1 मिल रहा है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अगर हम इन तीनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर 1 मिलेगा और राइट हैंड साइड में 1 ही है। यहाँ पे आंसर 8 मिलना चाहिए, 2 + 2 इट विल बी 4, 3 सॉरी, यहाँ पे 1, x क्या है, 2 है, y क्या है, y यहाँ पे हमारे पास कितना है, 2 है, ठीक है ना। तो देखिए, अब x + 2y + 3z = हमें चाहिए 8, हमने ठीक तरह से लिया था। x का वैल्यू 1 तो ये 1 हो जाएगा, 2 × 2 4 होगा, 4 + 1 5, z का वैल्यू 1, 3 × 1 3, 5 + 3 8 मिल रहा है, मतलब ये हमारा आंसर सही है। यहाँ पे x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कीजिए, यू विल गेट 3, y का वैल्यू 2, 3 + 2 5 मिलेगा, z का वैल्यू 1 -4 मिलेगा, 5 - 4 इट इज़ 1। तो इसका मतलब ये तीनों भी वैल्यूज़ इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए बाद 1 मिल रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए बाद 8 मिल रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए बाद आंसर 1 मिल रहा है। तो ये तीनों वैल्यूज़ तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब हमने यहाँ पे जो आंसर फाइंड किया, ये आंसर हमारा सही है। देखिए फ्रेंड्स, मैट्रिसेस चैप्टर में हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप वेरीफाई कर सकते हो, हमारा आंसर सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये सच में सॉल्यूशन है तो इन्होंने तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इनवर्स भी फाइंड करते हैं हम तो वो भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैट्रिसेस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप वेरीफाई कर सकते हो, जगह पे वेरीफाई कर सकते हो हमारा आंसर सही है या नहीं, ठीक है। अब ये 3 मार्क्स के लिए रिडक्शन मेथड में यहाँ पे पूछा गया है। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी 4 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है। कभी आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा 4 मार्क्स के लिए और उसे बाय यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन डी में हमें क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 34 तक ऐसे 8 क्वेश्चंस दिए रहते हैं
और इन 8 क्वेश्चन में से हमें 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स। अब ये जो 8 क्वेश्चंस है इसमें से 4 क्वेश्चंस पार्ट 1 के ऊपर और 4 क्वेश्चंस पार्ट 2 के ऊपर पूछे जाएंगे। तो इनमें से हमें 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसका मतलब सेक्शन डी 20 मार्क्स के लिए है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो मैट्रिसेस चैप्टर का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मेथड ऑफ इन्वर्जन। मेथड ऑफ इन्वर्जन यूज करके इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं। ये जो इक्वेशंस हमारे पास है इसका हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म। नाउ द मैट्रिक्स फॉर्म इज, ध्यान दीजिए, इसका मैट्रिक्स फॉर्म जो है ये रहेगा ax इक्वल्स टू बी। ये इसका मैट्रिक्स फॉर्म है, ax इक्वल्स टू बी, और इसे कहेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। अब ये a क्या है, ध्यान दीजिए, वेयर a इज एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है। x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट -1, z का कोएफिशिएंट 1, तो फर्स्ट रो बनेगा 1 -1 1। अब सेकंड रो यहाँ के कोएफिशिएंट्स 2 1 -3, थर्ड रो यहाँ के कोएफिशिएंट्स मतलब 1 1 1। ठीक है, फिर यहाँ मैट्रिक्स x जो रहता है ये कॉलम मैट्रिक्स रहता है x y z वेरिएबल का मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स b ये कॉलम मैट्रिक्स है लेकिन कांस्टेंट टर्म का मैट्रिक्स है। कांस्टेंट्स क्या क्या है, 4 0 2, यहाँ पे कांस्टेंट है 4 0 2। ओके, अब इसी प्रकार का अब ये जो क्वेश्चन है इसे हमें सॉल्व करना है। और देखिए फ्रेंड्स, अब इन्वर्जन मेथड यूज करना है। इसका मतलब यहाँ पे कोएफिशिएंट का जो मैट्रिक्स है, वेरिएबल के कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, उसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है। अब इसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं ये पहले देखना होगा, मतलब ये इन्वर्टिबल है या नहीं। तो इसके लिए हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट। अब फर्स्ट रो में से फर्स्ट एलिमेंट लेना है, उसके रो और कॉलम के एलिमेंट स्किप करने, इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है। इन दोनों का प्रोडक्ट 1, इन दोनों का प्रोडक्ट -3, उसको माइनस करना है, तो ये 1 + 3 हो जाएगा। फिर सेकंड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज करना है, अगर माइनस है तो प्लस लेना है, प्लस है तो माइनस। इसके रो और इसके कॉलम से एलिमेंट को हम छोड़ देंगे। अब क्या रहेगा हमारे पास, 2 × 1 2, 1 × -3 -3 2 + 3 रहेगा। अब थर्ड एलिमेंट लेते समय साइन हमें चेंज नहीं करना है, एज इट इज़ लेना है। फिर से उसके रो और कॉलम से एलिमेंट को हम एलिमिनेट करेंगे। 2 × 1 2, 1 × 1 1, तो ये हो जाएगा 2 - 1। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मिलेगा 1 × 4 + 1 × 5 + 1 × 1। 1 × 4 इज़ 4, 1 + 5 इज़ 5, 1 + 1 इज़ 1, क्योंकि ये 1 × 1 हो जाएगा। 1 × 1 मतलब 1 मिलेगा। 4 + 5 9, 9 + 1 10, 10 मतलब इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर यहाँ पे A इन्वर्स एग्जिस्ट होता है, A इन्वर्स एग्जिस्ट। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट के प्री मल्टीप्लाइंग, ध्यान दीजिए, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट के बोथ साइड को प्री मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब प्री मल्टीप्लाई मतलब लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे लेना है हमें A इन्वर्स इंटू A इंटू एक्स इक्वल्स टू A इन्वर्स B, इसे कहते हैं हम प्री मल्टीप्लिकेशन। अगर इधर के साइड से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोस्ट, इधर के साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्री, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्री, राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हो तो पोस्ट, इस प्रकार से। अब A इन्वर्स इंटू A आई रहता है आई एक्स इक्वल्स टू A इन्वर्स B, सिंस ध्यान दीजिए A इन्वर्स इंटू A का वैल्यू मिलता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब I इंटू एक्स मतलब x इक्वल्स टू A इन्वर्स B, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें x का वैल्यू, फिर A इन्वर्स का वैल्यू और B का वैल्यू, इन तीनों वैल्यूज़ को इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है। उसके लिए x का वैल्यू हमें पता है, B का वैल्यू हमें पता है, A इन्वर्स का वैल्यू हमें पता नहीं, तो उसके लिए हम A इन्वर्स फाइंड करेंगे। अब A इन्वर्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे आपने डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ A फाइंड किया तो भी चलेगा। ध्यान दीजिए, डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ A फाइंड कीजिए। एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करने के लिए ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा मेथड आपको सभी के सभी कोफैक्टर्स सेपरेटली फाइंड करना है, इसकी ज़रूरत नहीं। अब मैं यहाँ पे आपको शॉर्टकट बताऊँगा। देखिए अब क्या है, 1 - 1 1 फर्स्ट रो, सेकंड रो है 2 1 -3 और थर्ड रो है 1 1 1, ठीक है। फिर क्या करना है, इस रो को नीचे लिख लेना है, 1 - 1 1 फर्स्ट रो को, फिर सेकंड रो को नीचे लिख लेना है 2 1 -3। देखिए हमने क्या किया, हमने फर्स्ट रो को रिपीट किया, सेकंड रो को रिपीट किया।
अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को रिपीट करेंगे। तो ये रहेगा 1 2, ध्यान दीजिए 1 1 2, फर्स्ट कॉलम को हमने रिपीट किया है। फिर उसी प्रकार से हम सेकंड कॉलम को रिपीट करेंगे। तो ये होगा -1 1 1 -1 1, ठीक है ना। अब हमने देखिए हमने क्या किया, पहले फर्स्ट रो को और सेकंड रो को रिपीट किया। अब ये जो फर्स्ट कॉलम था इसको और इस सेकंड कॉलम को हमने रिपीट किया है। अब क्या करना है, देखिए अब इसे और इसे स्किप करना है। अब इनके बारे में ही सोचना है आपको, ठीक है। अब इनके बारे में सोचना है, मगर क्या मतलब क्या करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। 1 × 1 1, 1 × -3 -3, माइनस +3, तो ये हो जाएगा 1 + 3, 1 + 3 मतलब ये 4। देखिए अब आपको वर्टिकल प्रोडक्ट लेना है, लिखना हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि ट्रांसपोज नहीं लिख रहे हैं हम, डायरेक्टली एडजॉइंट ऑफ ए लिख रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट अगर माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 2। देखिए 1 × 1 1, -1 × 1 -1, माइनस +1, ये मिलेगा हमें 2, ठीक है। अब इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। -1 × -3 +3, -1 3 - 1 इट इज़ 2। तो हमें ध्यान दीजिए फर्स्ट रो अब 4 2 2 इस प्रकार से मिला है। अब इन दोनों, अब ये खत्म हुआ, अब इन दोनों के प्रोडक्ट्स, अब पहले देखिए हमने इनके बारे में सोचा, अब इन दोनों के बारे में सोचते। इन दोनों का प्रोडक्ट -3, इन दोनों का प्रोडक्ट 2, -3 - 2 मतलब ये हो जाएगा -5। इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करते हैं तो 0 मिलेगा। इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करते हैं तो 2 -3 मतलब 2 + 3, 2 + 3 मतलब कितना होगा, 5 होगा। फिर अब हमने पहले ये 2 कॉलम लिए, फिर बाद में ये 2 कॉलम लिए, अब इन 2 कॉलम को लेना है। 2 × 1 2, 1 × 1 1, 2 - 1 इट विल बी 1। इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करते तो आंसर मिलेगा -2। 1 × -1 -1, 1 × 1 1 -1 -1 -2। इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करते हैं। 1 + 2, 1 + 2 मतलब ये हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से ये एडजॉइंट ऑफ ए हमें यहाँ पे मिला है। अब हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं। ध्यान दीजिए ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये है फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है ना। इन सभी के वैल्यूज अब हमें सब्स्टिट्यूट करने हैं, मतलब 1/10, फिर एडजॉइंट ऑफ ए 4 2 2, -5 0 5, 1 - 2 3, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने ए इनवर्स फाइंड किया है। अब हम इक्वेशन सेकंड में पुट क्या क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए इनवर्स x और b, इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन सेकंड। देखिए इक्वेशन सेकंड हमारे पास क्या है, x = a इनवर्स b, तो सभी के वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। व्हाट इज x इज कॉलम मैट्रिक्स x y z, ओके। फिर यहाँ पे a इनवर्स का वैल्यू है, ए इनवर्स सब्स्टिट्यूट करना है, हमने एक्स सब्स्टिट्यूट किया, अब ए इनवर्स सब्स्टिट्यूट करना है। ए इनवर्स हमारे पास है 1/10, फिर यहाँ पे 4 2 2, -5 0 5, 1 - 2 3। अब यहाँ पे लेना है हमें मैट्रिक्स बी। क्या है मैट्रिक्स बी? मैट्रिक्स बी इज द कॉलम मैट्रिक्स, ये है 4 0 2 4 0 2। अब देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ये 3/1 का है, तो आने वाला मैट्रिक्स 3/1 का, मतलब इस प्रकार का कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये 3/1 का है ना। समझ रहे हैं ना आप, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये है 3/1 का और ये है 3, ये 3/3 का है और ये 3/1 का है, सॉरी ये 3/3 का मैट्रिक्स है और ये 3/1 का है, तो आने वाला मैट्रिक्स 3/1 का बनेगा। अब देखिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, 4 × 4 16, 2 × 0 0, 2 × 2 4, तो ये हो जाएगा 16 + 0 + 4, ओके। सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 × 4 -20, 0 × 0 0, 5 × 2 इट विल बी 10, ठीक है। अब थर्ड रो से यहाँ के कॉलम को फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 × 4 4, -2 × 0 0, 3 × 2 6, इस प्रकार से बनेगा, ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आगे जाके क्या मिलेगा, अब हमें 1/10 इनसाइड द मैट्रिक्स, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा -10 और यहाँ पे मिलेगा हमें 10। और अगर हम 1/10 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 10 से डिवाइड करते हैं, तो देखिए ये मैट्रिक्स बनेगा 2 - 1 1, ये है हमारे पास x y z, ठीक है।
नाउ बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये लिखना कंपलसरी है, ज़रूरी है। नाउ बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ पे हम एक्स वाई जेड के वैल्यू ले सकते हैं। एक्स का वैल्यू 2 है, वाई का वैल्यू -1 है और जेड का वैल्यू 1 है। देखिए एक्स का वैल्यू 2 है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे, x = 2, y = -1, z = 1। अब ये हमारा आंसर सही है या नहीं हमें चेक करना है। इन तीनों वैल्यूज़ ने इन तीनों इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई किया तो हमारा आंसर सही है। देखिए x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कीजिए, y का वैल्यू -1 सब्स्टिट्यूट कीजिए। 2 - -1 2 + 1 2 + 1 मतलब 3 प्लस z का वैल्यू 1 है, 3 + 1 = 4। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2 4, 4 - 1 इट विल बी 3, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 3 0 बनेगा। अब उसी प्रकार से 2 - 1 2 - 1 is 1, 1 + 1 इट इज़ 2। तो ये तीनों भी वैल्यूज़ इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब देखिए 4 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा। यहाँ पे जो हमने मैट्रिक्स फॉर्म लिखा है AX = B, तो यहाँ तक के पोर्शन को हमें 1 मार्क दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जो हमने इन्वर्स फाइंड किया है, यहाँ तक के स्टेप को हमें 1 मार्क दिया जाएगा। ओके, 1 + 1 2। फिर यहाँ पे ये जो हमने पूरा सब्स्टिट्यूट किया है ना, इसके लिए हमें 1 मार्क दिया जाएगा। ये पूरा सब्स्टिट्यूट किया और कैलकुलेशन लिया हमने, और लास्ट वाला हमारा आंसर अगर सही है तो यहाँ तक के पोर्शन को हमें 1 मार्क मिलेगा। तो इस प्रकार से 4 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 1 + 1 + 1 + 1 4 मार्क्स इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे अलॉट किए जाएंगे। ओके, और हमने यहाँ पे यूज़ किया मेथड ऑफ इन्वर्जन। आपको मेथड ऑफ रिडक्शन भी पूछा जा सकता है। मेथड ऑफ इन्वर्जन का 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमने इसके पहले सॉल्व किया है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन इज फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बाय यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए फ्रेंड, जब आपको एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाएगा तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, अगर यहाँ पे इस प्रकार का वर्ड नहीं दिया जाता है बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ऐसा कहा गया तो आप रो यूज़ कर सकते हो या फिर कॉलम यूज़ कर सकते हो। या फिर फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऐसा कहा गया तो आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एडजॉइंट मेथड यूज़ करके भी इनवर्स फाइंड कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इनवर्स एग्जिस्ट होता है या नहीं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता है तो इनवर्स फाइंड करने की फिर ज़रूरत नहीं है। ये कैसे चेक करेंगे, इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 1 0 2 3 1 2 1। अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिला, तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा। अब इस फर्स्ट रो में से फर्स्ट एलिमेंट को चूज करते, इसके रो और कॉलम के एलिमेंट स्किप करने, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट हमें माइनस करना है। अब सेकंड एलिमेंट के साथ, मतलब जीरो के साथ जो कुछ भी आएगा उसको जीरो से मल्टीप्लाई किया तो जीरो ही मिलेगा। तो यहाँ पे इसको इसके रो और कॉलम के एलिमेंट स्किप करके यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम थर्ड एलिमेंट लेते हैं, थर्ड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज नहीं करना है, प्लस है तो प्लस ही लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके रो और कॉलम से एलिमेंट्स अगर स्किप करते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट -2, तो ये हो जाएगा 0 - 2। इस प्रकार से इन दोनों का प्रोडक्ट 2, उसको माइनस करना है। अब ये 2 - 6 मतलब -4, 0 लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 × 0 - 2 मतलब -2, तो ये -4 - 2 मतलब -6, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, इस हिसाब से ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है। ठीक है, अब चूंकि हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो हम आइडेंटिटी लेंगे ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आई वाली। अगर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो ए इंटू ए इनवर्स लेना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो ए इनवर्स इंटू ए लेना है। रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है तो ए इंटू ए इनवर्स लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, 1 0 1 0 2 3 1 2 1, और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है ऑर्डर 3 का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ का जो ट्रैवलिंग पाथ है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम किस प्रकार से लेंगे। जब एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हमें यूज़ करना है तो सबसे पहले यहाँ पे हम 1 लाएंगे, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, फिर इसके बाद यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे 0,
फिर इसके बाद यहाँ पे 1, फिर इसके बाद यहाँ 0 और इसके बाद यहाँ 0 लाना है। तो ये रहेगा हमारा ट्रैवलिंग पाथ। इसी ट्रैवलिंग पाथ से हमें जाना है जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 चाहिए, ऑलरेडी 1 है, लाने की ज़रूरत नहीं। फिर यहाँ पे 0 चाहिए, ऑलरेडी 0 है, लाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब इस 1 की जगह हमें 0 चाहिए, तो यहाँ का जो ऑपरेशन रहेगा मतलब C3 का, C1 नहीं C3 में चेंज करना है, थर्ड कॉलम में चेंज करना है। तो थर्ड कॉलम का चेंज किस प्रकार से लेना होगा हमें, हम थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को सब्सट्रैक्ट करते हैं, C3 माइनस C1, ये ऑपरेशन हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। तो हमें पहला और तीसरा कॉलम एज इट इज़ रखना है, 1 0 1 0 2 2, इसको एज इट इज़ रखेंगे। 1 माइनस 1 0 होगा, 3 माइनस 0 3 होगा, 1 माइनस 1 यहाँ पे हमें मिलेगा 0। ठीक है ना, हमने क्या किया, हमने थर्ड कॉलम में से फर्स्ट कॉलम को सब्सट्रैक्ट किया है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे भी उसी प्रकार से चेंज लेना है, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, सेकंड कॉलम भी एज इट इज़। अब 0 माइनस 0, 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0, ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमें यहाँ पे C3 माइनस C1 का रिजल्ट मिला है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे लाना है आपको 1। बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे। इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -2 होगा, इसमें -2 में 3 को ऐड किया तो -2 + 3 हमें 1 मिलेगा। तो देखिए चेंज हमें सेकंड कॉलम में करना है, और किस प्रकार का चेंज लेना है, सेकंड कॉलम को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें थर्ड कॉलम को ऐड करते हैं। अब इसके साथ देखिए फ्रेंड्स, आपको थर्ड कॉलम यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप इधर का कॉलम यूज़ करने को जाओगे तो ये वाला 0 डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये जो हमने 1 0 0 लाया है, इसको डिस्टर्ब नहीं होने देना है। ठीक है, अब देखिए ऑपरेशन हमारा किस प्रकार से हमें कंसिडर करना है, A इनवर्स इनटू सेकंड कॉलम में चेंज है तो फर्स्ट और थर्ड कॉलम एज इट इज़ लिखते हैं, 1 0 1, यहाँ पे 0 3 0 0 3 0। ठीक है ना, चेंज हमें सेकंड कॉलम में करना है, 0 3 0। यहाँ पे भी फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, फर्स्ट कॉलम हमारे पास है 1 0 0, सेकंड कॉलम में चेंज होने जा रहा है और थर्ड कॉलम एज इट इज़ लिखेंगे -1 0 1। ओके, अब इस 2 की जगह हमें 0 चाहिए, तो ऑपरेशन हम क्या ले रहे हैं, सेकंड कॉलम को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसमें थर्ड कॉलम को ऐड कर रहे हैं। अगर सेकंड 0 को माइनस से मल्टीप्लाई किया, 0 0 + 0, ये यहाँ पे 0 ही रहेगा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, -2 + 3, ये यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। 2 माइनस, अब देखिए इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -2, इसमें इसको ऐड किया तो आंसर मिलेगा यहाँ पे सिंपली -2, क्योंकि सेकंड कॉलम को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेम यहाँ पे इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसमें इसे ऐड किया तो हमें -1 ही मिलेगा। इसे माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसको ऐड किया तो यहाँ पे हमें -1 ही मिलेगा। ठीक है ना, और इसे अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो जाएगा, इसमें 1 ऐड किया तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1। तो ये हो जाएगा C2 + C3 का रिजल्ट विथ माइनस साइन। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें 0 चाहिए, तो इसके साथ अब इसी कॉलम को आपको सेकंड कॉलम को ही लेना है, और बहुत सिंपल ऑपरेशन हम क्या करेंगे, ये जो थर्ड कॉलम है हम क्या करेंगे, देखिए हम थर्ड कॉलम में से सेकंड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो 3 - 3 हमें यहाँ पे यहाँ इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 - 3 हमें 0 मिलेगा। ओके, ठीक है। नाउ A इनवर्स, ध्यान दीजिए, फर्स्ट कॉलम 1 0 1, सेकंड कॉलम में चेंज नहीं, 0 1 -2, चेंज हमारे पास थर्ड कॉलम में है। फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम भी एज इट इज रहेगा, चेंज होने जा रहा है थर्ड कॉलम में। किस प्रकार का चेंज, सेकंड कॉलम को ध्यान दीजिए, सेकंड कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में से सब्सट्रैक्ट करना है। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 - 0 0 मिलेगा। इसे 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 - 3 यहाँ पे 0 मिलेगा। इसे देखिए, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -6 होगा, और 0 में से इसको माइनस करना होगा, 0 -6 हो जाएगा। 0 - -6 मतलब ये +6 मिलेगा। समझ रहे ना, हम क्या कर रहे हैं, सेकंड कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसे थर्ड कॉलम में से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे उसी प्रकार से इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 होगा, ठीक है, और इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे,
-1 -3 मतलब -1 + 3 -1 + 3 आपको मिलेगा 2। ठीक है ना, नहीं तो आप रफ में कैलकुलेशन भी ले सकते हो। फिर इसे इसे 3 से मल्टीप्लाई किया -3 और 0 में से माइनस करेंगे, 0 - -3 मतलब ये +3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया -3, -1 में -3 से -1 में से -3 को माइनस करना है तो -1 + 3 2 बनेगा, उस प्रकार से। ठीक है ना। अब उसी प्रकार से सेकंड कॉलम को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 × 1 3 होगा, और 1 में से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो देखिए 1 - 3 मतलब ये यहां पे हमें मिलेगा -2। ठीक है ना, चाहे तो आप रफ में भी कैलकुलेशन ले सकते हो, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो रफ में करके भी देख सकते हो। अब देखिए इस 6 की जगह, ये जो 6 है ना, इसकी जगह हमें चाहिए कितना 1। ओके, अब यहां पे 1 चाहिए तो अब एक ही ऑप्शन हमारे पास है, यहां हमें थर्ड कॉलम को 6 से डिवाइड करना होगा। देखिए ये जो थर्ड कॉलम है यहां हमें चेंज क्या करना होगा, 1/6 × C3 मतलब थर्ड कॉलम को 1/6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 6 से डिवाइड कर रहे हैं। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स क्या मिलेगा, A इनवर्स 1 0 1 0 1 -2, 0 को 6 से डिवाइड किया 0, 0 को 6 से डिवाइड किया 0, 6 को 6 से डिवाइड किया 1 हो जाएगा। ओके, फिर इसी प्रकार से यहाँ पे 1 0 0, फिर -1 -1 1। अगर इसे 6 से डिवाइड करते हैं तो 2/6 मतलब 1/3 मिलेगा। इसे 6 से डिवाइड करते हैं तो 3/6 मतलब 1/2 मिलेगा। इसे 6 से डिवाइड करते हैं -2/6 मतलब ये मिलेगा -1/3। तो इस प्रकार से थर्ड कॉलम में चेंज हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे 0 लाना है, तो जब यहाँ पे आपको 0 लाना है तो इसके साथ कंपलसरी आपको यूज़ करना है थर्ड कॉलम। अब मैं पहले फर्स्ट कॉलम के बारे में सोचता हूँ। मैं क्या करता हूँ, देखिए फर्स्ट कॉलम में से थर्ड कॉलम को माइनस करता हूँ तो एग्जैक्टली 0 मिलेगा, 1 - 1 0। ठीक है, फिर सेकंड कॉलम में चेंज करना है। सेकंड कॉलम का चेंज हम किस प्रकार से लेंगे, सेकंड कॉलम को सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो अपने आप 0 मिलेगा आपको। ये -2 + 2 होगा, -2 + 2 मतलब 0 होगा। अब चेंज कहाँ पे नहीं है, थर्ड कॉलम में नहीं है, चेंज कहाँ है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम में। ठीक है, इसको 1 में से 0 को माइनस किया 1 मिलेगा, 0 में से 0 को माइनस किया 0 मिलेगा, 1 में से 1 को माइनस किया 0 मिलेगा। हमने C1 - C3 लिया है। सेकंड कॉलम में भी चेंज करना है और थर्ड कॉलम एज इट इज है 0 0 1, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी थर्ड कॉलम क्या है, 1/3 1/2 -1/3। चेंज कहाँ हो रहा है, चेंज फर्स्ट और सेकंड कॉलम में हो रहा है। किस प्रकार का चेंज हो रहा है, देखिए हम देखते हैं। अब सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके, थर्ड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। 0 0 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 0 2 हो जाएगा। ओके, और क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई किया और उसको ऐड करना है सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम हमारे पास है 0 1 -2। देखिए 0 + 0 0 होगा, 1 + 0 1 रहेगा, -2 + 2 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, हमने फर्स्ट और सेकंड कॉलम का इधर के साइड में चेंज लिया है। अब उधर के साइड के बारे में सोचते हैं, क्या करना है, यहाँ पे इससे इसको माइनस करना है, इससे इसको माइनस करना है, इससे इसको माइनस करना है। 1 में से 1/3 को माइनस किया, 1 - 1/3 आपको मिलेगा 2/3, है ना। इससे इसको माइनस किया तो ये -1/2 मिलेगा। इससे इसे माइनस किया, 0 - -1/3 तो ये देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा 1/3। ओके, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट कॉलम में से थर्ड कॉलम को माइनस कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, थर्ड कॉलम को इसके लिए, सेकंड कॉलम के लिए थर्ड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/3, फिर 2/2, फिर -2/3 ये हुआ। हमने थर्ड कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद सेकंड कॉलम में ऐड करना है। क्या है सेकंड कॉलम, -1 -1 1, इसमें ऐड किया, इसमें ऐड किया, इसमें ऐड किया। ओके, अब इस 3 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 होगा, -3 + 2 इट विल बी माइनस, तो ये हो जाएगा -1/3। 2/2 मतलब ये सिंपली 1 रहेगा, -1 + 1 ये हो जाएगा 0। अब 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बनेगा, 3 - 2 1 हो जाएगा, तो ये मिलेगा आपको यहाँ पे 1/3। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स,
ये हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला है A इनवर्स इंटू आई इक्वल्स टू, चाहे तो आप यहाँ से 1/3 को बाहर भी ले सकते हो। अगर यहाँ से 1/3 को बाहर लिया तो मैट्रिक्स में मिलेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब हालांकि हमें यहाँ से 1/3 को बाहर लेना है, लेकिन ये -1/2 है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस -1/2 से अगर 1/3 को बाहर आपको लेना है तो इस -1/2 को हम लिख सकते हैं -3/6 इस प्रकार से, ठीक है ना। वाई? बिकॉज हमें 3 को बाहर लेना है। 3 को बाहर लेना है मतलब ध्यान दीजिए, ये तो 2 है, लेकिन बाहर किसको लेना है? 1/3 को बाहर लेना है। या फिर आपने इसको इस प्रकार से रखा तो भी चलेगा, अगर समझ में नहीं आता होगा तो 2 - 1 1 -1 0 1 2 - 1 1 इसकी जगह क्या होगा? एक मिनट, इसकी जगह हम उसे एज इट इज रख रहे हैं। या फिर अगर आपको ध्यान दीजिए, अगर आपको 1/3 को ही बाहर लेना है, ठीक है ना, तो 1/3 को बाहर लेना है मतलब यहां पे डिनोमिनेटर में 1/3 चाहिए, ठीक है ना, 1/3 चाहिए। लेकिन एलिमेंट ऐसा बाहर लेना है जिसके कारण, ध्यान दीजिए, जिसके कारण हर एक में से 1/3 को हमें बाहर लेना है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आप उस प्रकार से ले सकते हो, या फिर डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो 2/3 -1/3 फिर 1/3 -1/2 0 1/2 फिर ये 1/3 1/3 -1/3 और A इनवर्स इंटू आई मतलब सिंपली A इनवर्स रहेगा। अब ये हमारा इनवर्स सही है या नहीं हम चेक करेंगे। इसके फर्स्ट रो से इसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए। 1 से 2/3 को मल्टीप्लाई किया 2/3 होगा। 0 से 1/2 को मल्टीप्लाई किया 0 मिलेगा। 1 से 1/3 को मल्टीप्लाई किया 1/3 मिलेगा। तो 2/3 + 0 + 1/3 इट विल बी 3/3 और 3/3 का आंसर क्या मिल रहा है? 1। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किए बाद आंसर 1 मिलना चाहिए। सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किए बाद आंसर 1 मिलना चाहिए। थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई किए बाद आंसर 1 मिलना चाहिए। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक है। अब सेकंड रो को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को -1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 3 से 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का सेकंड रो और यहाँ का सेकंड कॉलम, इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट लेते हो तो आपको आंसर 1 मिल रहा है। उसी प्रकार से यहाँ के थर्ड कॉलम से इसके थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करो। 1 से 1/3 को मल्टीप्लाई किया 1/3, 2 से 1/2 को मल्टीप्लाई किया इट विल बी 1, और 1 से -1/3 को मल्टीप्लाई किया -1/3। अब ये +1/3 -1/3 कैंसिल होगा, इसका मतलब आंसर यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, चेक करने का तरीका बहुत सिंपल है। आपने जो इनवर्स फाइंड किया, जो मैट्रिक्स दिया था उसके फर्स्ट रो से जो इनवर्स फाइंड किया उसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखना, आंसर 1 मिलना चाहिए। यहाँ के सेकंड रो से यहाँ के सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखना, आंसर 1 मिलना चाहिए। फिर यहाँ के थर्ड कॉलम से यहाँ के थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखना, आंसर 1 मिलना चाहिए। तीनों जगह पे आंसर अगर 1 आता है तो हमने जो इनवर्स फाइंड किया वो इनवर्स हमारा 100% सही है। हम ऐसा यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ए इनवर्स क्या होगा अब? नाउ देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल्स टू, देखिए ए इनवर्स क्या होगा फिर यहाँ पे 2/3, क्योंकि ध्यान दीजिए ए इनवर्स इंटू आई मतलब सिंपली ए इनवर्स 2/3, फिर ये -1/3 और फिर यहाँ पे ये 1/3, समझ रहे ना आप। फिर उसके बाद में यहाँ -1/2 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है ना, यहाँ पे 0 है और फिर यहाँ पे 1/2 है। चाहे तो आप 1/3 को बाहर भी ले सकते हो। फिर यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे -1/3 है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स है ये एलिमेंट्स सभी हमें इंटीजर फॉर्म में चाहिए, ये फ्रैक्शन फॉर्म में दिख रहे हैं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, 2 और 3 का एलसीएम ले सकते हो, ये है 6, ठीक है ना। बाहर अगर हमने 1/6 लिया तो इसका मतलब अंदर हम हर एक टर्म को 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2/3 को 6 से मल्टीप्लाई करना, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 4 बनेगा, समझ रहे हैं आप। 4/6 2/3 मिलेगा आपको, यहाँ पे -2 मिलेगा, ठीक है ना, और यहाँ पे सिंपली 2 रहेगा। तो 4 - 2 2 ये बनेगा हमारा फर्स्ट रो। अब 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 होगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर 1/6 से इसे मल्टीप्लाई कर 6 से 1/3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे -2 मिलेगा। इस प्रकार से भी आप इसका इनवर्स
लिख सकते हो। देखिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपको अब 6 मिलेगा, बाहर हमने 1/6 लिया इसके कारण। फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 मिलेगा। थर्ड रो से थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे 1/6, वहां पे आंसर 6 मिलेगा। देखिए 1 से 4 को मल्टीप्लाई किया 4, 0 से -3 को मल्टीप्लाई किया 0, 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया 2, 4 + 2 6, बाहर 1/6 है, 1/6 × 6 मतलब आंसर 1 मिल रहा है। इसके सेकंड रो से उसके सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करो, 0 × -2 0, 2 × 0 0, 3 × 2 6, देखिए अंदर हमें 6 मिल रहा है। अब इसके थर्ड रो से उसके थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करो, 1 × 2 2, 2 × 3 6, 1 × -2 2 + 6 -2 मतलब 6 ही मिलेगा। ठीक है, तो हमने 6 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, बाहर 1/6 लिया, इसका मतलब 6/6 लिया और उस 6 से मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया। 6 से ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं 2 और 3 का एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम हमें मिलता है 6, उसके कारण मैंने बाहर 1/6 लिखा और फिर अंदर हर एक एलिमेंट को 6 से मल्टीप्लाई किया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1/6 मतलब एक्चुअली हमने क्या किया, 6/6 लिया है, ध्यान दीजिए हमने क्या किया है, 6/6 लिया है। 6/6 ये जो है ध्यान दीजिए 6/6 मतलब 1 ही मिलेगा, तो फर्क कोई नहीं रहेगा। तो ये जो 6 है ये 1/6 बाहर रखा और इस 6 से हर एक एलिमेंट को हमने मल्टीप्लाई किया। ओके, तो हमारा आंसर रहेगा A 1 = 1/6, 4 - 2 2, -3 0 3, 2 2 -2, ये रहेगा इसका इनवर्स। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अच्छी तरह से सॉल्व करना है, कुछ भी सॉल्व करते समय गड़बड़ नहीं करनी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है। The total cost of 3 TV sets and 2 VCR is ₹35,000. The shopkeeper wants profit of ₹100 per TV set and ₹500 per VCR. He sells 2 TV sets and 1 VCR and gets the total revenue as ₹21,500. Find the cost price and the selling price of a TV set and a VCR by using matrices. देखिए फ्रेंड्स, ये वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, शाब्दिक उदाहरण है। अब यहाँ पे हमें कंडीशंस यूज करके इसके लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करने हैं और उन लीनियर इक्वेशन को बाय यूजिंग मैट्रिसेस हमें सॉल्व करना है। देखिए फ्रेंड्स, क्लास 10th में भी इस प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम अपने सॉल्व किए हैं, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स इस चैप्टर में, है ना। तो उसी प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे है। ये एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में जो कंसेप्ट हमने सीखे हैं उसका ये एप्लीकेशन है। ओके, तो देखिए हमें पता है वर्ड प्रॉब्लम में जो पूछा जाता है उसके लिए हम वेरिएबल्स कंसीडर करते हैं। सपोज हम क्या कंसीडर करेंगे, द कॉस्ट प्राइस, यहां पे हम कॉस्ट प्राइस लेते हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ किस किस का लेंगे, टीवी सेट, अ टीवी सेट, ठीक है ना, अ टीवी सेट एंड अ वीसीआर, मतलब एक वीसीआर और एक टीवी सेट का जो कॉस्ट प्राइस है ये सपोज ₹X एंड ₹Y रिस्पेक्टिवली, इस प्रकार से हम इसे कंसीडर करते हैं। मतलब एक टीवी का कॉस्ट प्राइस ₹X और एक वीसीआर का कॉस्ट प्राइस ₹Y। अगर पहले कंडीशन के बारे में हम सोचते हैं, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, देखिए फर्स्ट कंडीशन हमें यहाँ पे क्या दी गई है, द टोटल कॉस्ट ऑफ 3 टीवी सेट्स, 3 टीवी सेट्स का कॉस्ट होगा 3x, क्योंकि एक टीवी सेट का कॉस्ट कितना है, ₹X, तो 3 का होगा 3x। 2 VCR, देखिए 1 VCR का कॉस्ट प्राइस कितना है, Y, तो 2 VCR का 2y। अब दोनों का मिला के मतलब 3x + 2y, और ये इन दोनों का मिला के 3 टीवी सेट्स एंड 2 VCR का कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया है 35,000। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है, ये रहा हमारा फर्स्ट कंडीशन। अब शॉपकीपर क्या करना चाहता है, शॉपकीपर वांट्स प्रॉफिट ऑफ ₹1000 पर टीवी, मतलब उसने कितने में टीवी खरीदा है, ₹X में, और कितने में बेचना चाहता है, उसके ऊपर ₹1000 वो प्रॉफिट लेना चाहता है। इसका मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस होगा, देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ, बेचना चाहता है, सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी सेट एंड अ VCR इज, क्या होगा, एक टीवी सेट का कॉस्ट प्राइस है ₹X, उसके ऊपर वो ₹1000 का मुनाफा चाहता है, प्रॉफिट चाहता है, तो निश्चित रूप से X + 1000 में उसको बेचना होगा, तब जाके ₹1000 उसको प्रॉफिट होगा। तो 1 टीवी सेट का जो सेलिंग प्राइस है ये बनेगा ₹X + 1000,
समझ रहे हैं ना आप? वाई? क्योंकि एक्स में उसने खरीदा है, 1000 रुपीज उसको प्रॉफिट चाहिए, तो आगे वाले को बेचेगा एक्स प्लस 1000 में। उसी प्रकार से एक वीसीआर उसने कितने में खरीदा है? एक वीसीआर उसने खरीदा है वाई रुपीज में। उसके ऊपर कितना प्रॉफिट लेना चाहता है वो? वीसीआर के ऊपर उसको प्रॉफिट लेना है 500। तो वीसीआर का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? रुपीज वाई प्लस 500, तब जाके उसको 500 का प्रॉफिट मिलेगा। अब ये सेलिंग प्राइस है किसका? टीवी का। ये सेलिंग प्राइस है वीसीआर का। अब उसने क्या किया? अब बेचा है। लुक हियर, उसने प्रॉफिट लेके बेचा है। ही सेल्स 2 टीवी सेट्स, उसने 2 टीवी सेट बेचे हैं। ठीक है, एक का बेचने का सेलिंग प्राइस कितना है? एक्स प्लस 1000, तो 2 का रहेगा 2 इंटू एक्स प्लस 1000। ठीक है ना, मैं यहां पे लिखता हूं फ्रॉम सेकंड कंडीशन। फ्रॉम सेकंड कंडीशन, देखिए अब सेकंड कंडीशन के हिसाब से हमें क्या लेना होगा? 2 टीवी सेट्स को बेचा है, सेल्स। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1000। और 1 वीसीआर का सेलिंग प्राइस है वाई प्लस 500। इन दोनों को बेच के 2 टीवी सेट्स और 1 वीसीआर को सेल करके उसके पास कितने रुपीज आए हैं? 21,500। इतने रुपीज उसके पास है। ठीक है ना, तो ये है सेकंड कंडीशन। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस 2000 प्लस y प्लस 500 इक्वल्स टू 21,500। अब देखिए 2x प्लस y, ये जो 2000 है, 2000 प्लस 500, 2500 बनेगा। ये उधर अगर ट्रांसफर करते हैं तो 21,500 में से हमें 2500 को माइनस करना है। तो देखिए फ्रेंड्स 2x प्लस वाई इक्वल्स टू हमारे पास बनेगा 19,000। ठीक है ना, अब हमें इन दो इक्वेशन के बारे में सोचना है। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 35,000 और 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 19,000। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपने क्लास 10th पे भी सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो इन दो इक्वेशंस को हम कंसीडर करते हैं। नाउ कंसीडर, देखिए पहला इक्वेशन हमारे पास है, क्या है? 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 35,000 है, 35,000। ओके, फिर दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस वाई। ध्यान दीजिए, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 19,000। ये 35,000 है और ये 19,000 है। ठीक है, इसका मैट्रिक्स फॉर्म लेंगे हम। नाउ द मैट्रिक्स फॉर्म इज, इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या रहेगा? ax इक्वल्स टू b। ठीक है ना, तो मैट्रिक्स A, x और y के कोएफिशिएंट्स मतलब 3 2 2 1, ये मैट्रिक्स A है। फिर मैट्रिक्स x ये रहेगा xy, और फिर मैट्रिक्स B 35,000 और यहाँ पे है 19,000। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, बाय यूजिंग मैट्रिसेस ऐसा कहा गया है, तो अब यहाँ पे या तो आप इन्वर्जन मेथड यूज कर सकते हो या फिर रिडक्शन मेथड यूज कर सकते हो। आपको जो भी मेथड इजी लगता है उस मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। हम यहाँ पे यूज करेंगे रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड में डायगोनल के नीचे जो एलिमेंट है उसको हमें जीरो में कन्वर्ट करना रहता है। अब यहाँ पे डायगोनल के नीचे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है 2, उसको हम कन्वर्ट करेंगे जीरो में बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमें सेकंड रो में चेंज करना है। अब सेकंड रो का चेंज कैसा रहेगा? देखिए, हम सेकंड रो को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का लेते हैं सब्सट्रैक्शन। तो हमारा फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा 3 2, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6, ये बनेगा 0। इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 होगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 मिलेगा। 3 माइनस 4 मतलब ये हो जाएगा -1। यहाँ पे फिर xy। अब हमें चेंज करना है इधर के सेकंड रो में, मतलब ये 35,000 एज इट इज रहेगा। ठीक है ना, अब इस 19,000 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 19,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 57,000, बराबर है ना। 19,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 3 जा 19 2 जा 19 1 जा 19, 19 2 जा 38, 19 3 जा 57। तो इस प्रकार से यहाँ पे अगर 3 से 19,000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 57,000 हो जाएगा। फिर इस 35,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70,000 मिलेगा, उसका डबल, 35,000 का डबल 70,000। लेकिन आपको क्या करना है,
57,000 में से 70,000 को माइनस करना है। देखिए 57 में से 70 नहीं जाएंगे, तो हम 70 में से 57 को माइनस करते हैं और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस यहाँ पे यूज करते हैं, तो इसका सब्सट्रैक्शन माइनस रहेगा। अब सिंपली 70 में से अगर 57 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 13 रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मिलेगा -13,000। ओके, अब इन दो मैट्रिसेस का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं तो ये बनेगा 3x + 2y। 0 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, -1 से y को मल्टीप्लाई करेंगे -y = 35,000 और फिर ये -13,000। नाउ बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, अगर हम दो मैट्रिसेस के इक्वालिटी का यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल रहेंगे, मतलब 3x + 2y = रहेगा 35,000 और फिर -y = रहेगा -13,000, मतलब y = बनेगा 13,000। ठीक है ना, इसे कहते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। आज दिवाली है, बाहर फटाके का बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, ये भी आपको सुनने को आता होगा इसमें। ठीक है ना, अब दिवाली आज दिवाली का दिन ही है। ओके, y = 13,000। अब इस y = 13,000 को हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट y = 13,000 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया तो 3x + 26,000 हो जाएगा = 35,000 मिलेगा। इसका मतलब therefore 3x = इस 26,000 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो 35,000 में से माइनस करना होगा। ठीक है ना, तो 26,000 अगर 35,000 में से 26,000 को माइनस करते हैं, यू विल गेट हियर 9,000। यहाँ पे हमें मिलेगा 9,000। ठीक है ना, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे x = हमें मिलेगा 3,000, x का वैल्यू 3,000 और y का वैल्यू रहेगा 13,000। ठीक है, अब चाहे तो ये दोनों भी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो दोनों इक्वेशन में। जैसे पहले इक्वेशन में अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया 3,000, 3 × 3,000 9,000, 2 × 13,000 26,000, 26,000 + 9,000 इट विल बी 35,000। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखिए, 2 × x मतलब 6,000 हो जाएगा, y का वैल्यू है 13,000, 13,000 + 6,000 इट विल बी 19,000। ठीक है ना, लेकिन अब हमें क्या क्या पूछा गया है, देखिए हमने x और y का वैल्यू तो फाइंड किया। व्हाट इज x? x था यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, y था यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR। तो हमें कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट एंड VCR ऐसा पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं CP लिखता हूँ, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी का कॉस्ट प्राइस x मतलब ₹3,000। उसके ऊपर उसको मुनाफा चाहिए, 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस इसका हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी हो जाएगा, इसमें 1,000 आपको ऐड करने पड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4,000। ठीक है ना, ये कितना बनेगा 4,000। फिर उसी प्रकार से कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR, ये y है और y का वैल्यू हमें मिला है 19,000, तो VCR का कॉस्ट प्राइस 19,000 बनेगा। सेलिंग प्राइस, इसके ऊपर उसको कितना लेना है प्रॉफिट, 500 रुपीज़ का, है ना, उसे प्रॉफिट कितना चाहिए 500 का, तो सेलिंग प्राइस बनेगा ₹19,500। तो इस प्रकार से टीवी का कॉस्ट प्राइस और टीवी का सेलिंग प्राइस हमने फाइंड किया। उसी प्रकार से VCR का कॉस्ट प्राइस और VCR का सेलिंग प्राइस हमने यहाँ पे फाइंड किया है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, ये वर्ड प्रॉब्लम है। इस वर्ड प्रॉब्लम में जो कंडीशंस हमें दिए रहे, जैसे फर्स्ट कंडीशन दिया था तो हमने इक्वेशन फॉर्म किया, सेकंड कंडीशन यूज करके सेकंड इक्वेशन को हमने फॉर्म किया। तो जो कंडीशंस आपको दिए रहते हैं उन कंडीशंस को यूज करके आपको इक्वेशंस फॉर्म करने रहेंगे और फिर उन इक्वेशन को या तो आप इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर सकते हो या फिर रिडक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। रिडक्शन मेथड से सॉल्व करना यहाँ पे बहुत इजी रहेगा हमारे लिए, क्योंकि इन्वर्स फाइंड करने के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑपरेशन में इस मैट्रिक्स को हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है, मतलब ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं लगेगा, इसलिए हमने प्रीफर किया है रिडक्शन मेथड को। अगर आपको इन्वर्जन मेथड अच्छा लगता है, वहाँ मतलब कन्वीनियंट लगता है, कम समय में आप उसे यूज कर सकते हो ऐसा लगता है, तो उस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।